अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत है। मोइज़ हसन आपके साथ है जी फिंजनी कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म से। फिंजनी कंसल्टिंग जो है वो आपको टैक्सेशन की, ऑडिट की, अकाउंट्स की, सर्विस लॉ की, लेबर लॉज की और दीगर सिविल और कॉर्पोरेट मैटर्स में, कंपनी लॉज वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में हम आपकी जो है वो तमाम सर्विसेज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं पिछले 8 से 10 साल से। और हमारे सीनियर पार्टनर जो हैं वो पिछले 50 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पर सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम जो है वो आपके लिए तमाम तर सर्विसेज, ऑडिट वगैरह की सर्विसेज भी अंजाम दे रही है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, 31 अक्टूबर को जो है वो टैक्स की जो एक्सटेंडेड डेट थी वो भी ख़त्म होने जा रही है। आज आपको पता है कि 29 हो गई है और 29 के बाद सिर्फ 2 दिन रह गई है। जिस भाई ने जो है अभी तक अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, वो काइंडली सर फौरी तौर पर जो है वो किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर लें। हम भी इस खिदमत के लिए हाजिर हैं। मेरा नंबर जो है ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर कोई मुल्क से बाहर से हमसे रब्ता कर रहे हैं 0092 लगा लेंगे या +92 लगा लेंगे 335048866 और उसके बाद हम इस पर आपके साथ इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है जी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी सारी मेरे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को भी इस मामले में इशू आ रहा था कि वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि सोर्सेज ऑफ टैक्स या रिजीम्स क्या चीज़ें हैं और वो रिजीम्स कैसे अंडरस्टैंड की जाएंगी और फिर टैक्सेशन कैसे होती है। अच्छा जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये बात पहले तो हम चले मन बाय मन ही चलते जाते हैं और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को कैसे लेते हैं। हम इस ब्रूशर के मुताबिक चलेंगे और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर आप इस ब्रूशर के हिसाब से चलें। अच्छा, ये ब्रूशर आप मुझसे मंगवा सकते हैं, जब चाहे मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है ना, मैंने इसके कंटेंट के ऊपर भी दिया हुआ है, आप यहाँ भी देखते जाइए, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वैसे भी आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। आपको कोई भी चीज़ मेरे से पूछनी हो, आप मेरे से व्हाट्सएप के कंटेंट पे पूछ सकते हैं। हम उसे ये ब्रोशर मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई चीज़ इस बारे में वीडियो के हिसाब से कोई चीज़ चार्ज नहीं करते। इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ इनकम। पहले तो हम आपको पढ़ाएंगे सोर्सेज ऑफ इनकम। पढ़ाएंगे क्या, सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन देंगे, शॉर्टेस्ट। मेरा तरीकाकार ये है कि इंतहाई शॉर्ट बात आपको बताई जाए जो कि बात को समझाने के लिए हो। तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारी लीगल टर्म्स में यूज़ ना कर रहा हूँ या मैं बुकिश नॉलेज देने की कोशिश ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात को आप तक पहुँचा दूँ। वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, जटाका तरीका, जटाके तरीके से बात आप तक पहुँचा दूँ ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स को बात समझाता हूँ हु हैव नो लीगल बैकग्राउंड, लेकिन मैं आपको इस काबिल भी बना दूंगा कि अगर आप बुकिश नॉलेज पे जा रहे होंगे तो आपको वहाँ भी पढ़ने में आसानी हो रही होगी, वहाँ भी आपके लिए मसला नहीं रहेगा। तो अगर कोई बंदा ऑर्डिनेंस से पढ़ना चाहे, कोई स्टूडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस में जाकर इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहे, उसको भी पूरे तरीके से समझ आ रही होगी बात। लेकिन अगर कोई बंदा ना भी पढ़ना चाहे और इस ब्रूशर पर इत्तफा करना चाहता हो तो भी उसको बात पूरे तरीके से समझ आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद टैक्सीबिलिटी को समझते हैं कि जनाब कौन टैक्सीबिलिटी का इसमें क्या करैक्टर है। टैक्सीबिलिटी का जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आने लगेगी कि वहाँ से रिजीम्स पैदा होनी शुरू होंगी। रिजीम्स क्या, किसको कहते हैं, फिर मीनिंग ऑफ रिजीम्स को समझेंगे और फिर ये हम नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम के दरमियान में हम 2 ब्लॉक्स को पढ़ेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम के ही 2 ब्लॉक्स हैं, मिनिमम टैक्सेबल इनकम ब्लॉक या मिनिमम टैक्स ब्लॉक कहते हैं इसको, या फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये 2 ब्लॉक्स कहलाते हैं। आए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। मेरी कोशिश है वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए कि आप बोर होने लगें, लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो तो आपने मुझे काइंडली बताना है। आपका फीडबैक मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सम्स अप ऑल द इनकम इनटू 5 सोर्सेज। 5 सोर्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात जान लें कि ये कानून कमाई पर लागू होता है। कमाई किसको कहते हैं? जब सारी के सारी सेल की, मैंने पूरे साल बिज़नेस अपना मुकम्मल किया, जितना कुछ मैंने बेचा, जितने की मेरे पास वसूली हुई, उसमें से जो मैंने उसको कमाने के लिए लागत उठाई थी, परचेजेस थी, कोई ख़र्चे किए, नौकरों को तनख्वाहें दी वगैरह 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 वगैरह, वो मैंने सारे खर्चे जो कारोबार कमाने के लिए मैंने लगाए थे वो मैंने इसमें से माइनस किए और जब मेरे पास वो बकाया बच गए, जो मैंने बचाया है वो मेरा प्रॉफिट है, इस पर टैक्स लगना है। तो ये समझ लें कि ये कानून कमाई पर आना है। इसी तरह से सैलरी जो है
उसके ऊपर आपको कोई खर्चे नहीं आते। लेकिन अगर कोई खर्चा आपको कमाई के करने के लिए करना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको मालिक कह देता है जाएं और जाकर ये काम करके आएँ, और आप वो मालिक से वापस ले लेते हैं, तो वो आपकी दूसरी कमाई नहीं बन जाती, वो आपका एक्सपेंडिचर रीएम्बर्समेंट बन जाता है कि वो आपका खर्चे की वापसी हुई है, तो वो भी इसी मद में आ जाएगी। तो बुनियादी बात यही है कि कमाने के लिए अगर कोई खर्चा किया जाए तो वो आपको इजाज़त दे दी जाती है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि सबसे पहले ये बात जान लें कि ये कानून कमाई पर लगता है, असासों पर नहीं लगता। आपकी गाड़ी पर टैक्स नहीं लग सकता, वो होता होगा कि वो किसी और चीज़ पे लगता होगा, यहाँ पर नहीं लगता। आपके घर के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो प्रोविंशियल मैटर है, वो प्रोविंस में लगता है, यहाँ नहीं लगता। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप कहें तो आपका जो आपका है दीगर मैटर्स हैं, जिस तरह से आप कहते हैं कि जनाब मेरे पर प्रोफेशनल टैक्स लग गया, तो प्रोफेशनल टैक्स भी आपका प्रोविंशियल मैटर है, इस कानून के तहत वो नहीं लगता, इसीलिए उसका फ़ायदा भी आपको यहाँ नहीं होगा। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 पर कमाई को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तनख्वाह की कमाई, बिजनेस की कमाई, प्रॉपर्टी की कमाई, कैपिटल गेन की कमाई और फिर अदर सोर्सेज की कमाई। अच्छा, अब ये कमाइयाँ हैं क्या क्या, हम इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल ब्रीफ रखा है मैंने इसमें ताकि आपको बात समझ आ जाए। सैलरी तो आपको पता ही है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल समझ लें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप बनने की वजह से अगर कोई कमाई आ जाती है, फिर वो किसी भी किस्म की कमाई हो, जैसे घर, गाड़ी, बच्चों की तालीम अगर एम्प्लॉयर दे रहा हो, इलाज मुआवजे की सहूलियात अगर एम्प्लॉयर दे रहा हो, ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी करवा दे वो आपको, या किसी भी किस्म की कमाई दे दे, तो वो आपकी सारी की सारी सैलरी ही काउंट होगी और उसकी सारी जो कमाई की रकम बनाकर हम उसको आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। बिज़नेस में आ जाते हैं, जो भी काम आप एक या एक से ज़्यादा कारोबार करते हैं और उसकी लागत को माइनस करने के बाद जो बकाया पैसे बचेंगे। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। मैं जिस तरह से कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ, कोई वकील है कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी बिजनेसमैन है, उस पर भी ये कानून एज इट इज़ लागू होगा। अच्छा, इसी तरीके से हम ज़रा थोड़ा सा और आगे चले चलते हैं, वो भी आपको बात समझा देता हूँ कि अगली तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो अमलाक से आमदन है। अब कहेंगे अमलाक से आमदन क्या होती है जी? भाई, अमलाक से आमदन वो होगी कि आपके पास अमलाक आपके पास ही रहें। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप पर ही रहे, लेकिन आप उसे पैसे कमाएं। कैसे कमाएंगे? एक ही तरीकाकार है कि आप उसे रेंट पे दे दें, आप उसे इस्तेमाल करने के लिए दे दें। अगर आप उसको रेंट पे दे देंगे तो जो रेंट की कमाई आपके पास आएगी, चाहे वो गोदाम हो, मकान हो, जायदाद हो, किसी भी किस्म की जायदाद हो, आप जब उससे कमाई करेंगे तो वो आपकी रेंटल इनकम बन जाएगी, और रेंटल इनकम जो होगी वो प्रॉपर्टी के हेड में आकर जमा होगी। हम अब कर क्या रहे हैं? दरअसल जो कमाइयाँ आ रही हैं, अब हम उनके ग्रुप के अंदर उसको ऐड करते जा रहे हैं। सैलरी का एक हेड बना दिया, चाहे वो पेंशन आई, चाहे वो हमारे पास जनाब बच्चों की फीस हमें दे दी एम्प्लॉयर ने, चाहे वो कुछ भी दे दिया, वो हम सैलरी में फेंकते जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जनाब बिज़नेस आया, हमने जी सर्विसेज भी दी हैं, हमने जी कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं, हमने जी वो दुकान भी एक चला रहे हैं, वो हमने जी शाम को हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, हम कोई और कारोबार भी करते हैं, हमने एक इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। इन सारों को करने का खर्चा निकाल के जो बकाया बची वो भी हमने जाके बिज़नेस में डालनी शुरू कर दी है। अब आगे जी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हमने दे रखी हैं जी, 5 हमने जनाब गोदाम दे रखे हैं, 5 मकान किराए पे दे रखे हैं, सबकी मलाई हमने यहाँ पर देनी शुरू कर दी। तो हम इनको क्लब करते जा रहे हैं। अब आ जाता है हमारे पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है अमलाक आपके नाम थी, जब आपने ख़रीदी थी उसकी कोई ना कोई लागत हुई होगी, आज आप उसको फ़रोख्त कर रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है आपको माफ़ी दी गई हो उसको रखने की मद में। जैसे कि प्रॉपर्टी को आपको कहा जाता है कि 5 साल अगर आप रखेंगे तो उसके ऊपर जो भी मुनाफा आएगा हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। वो कानून ने इजाज़त दे दी तो दे दी, वरना जो मुनाफा आएगा उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा, ये एक बात मेरी आप दोस्त यहाँ बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। बहुत से मेरे दोस्त सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में, चांदी के बारे में, वरासत की है जी, ये तो हमें वरासत से आई थी इसलिए जब हम इसको बेचेंगे कोई मुनाफा टैक्स में नहीं आएगा। ये सर मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा नहीं है। जब आपको वरासत में मिली आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वरासत में मिली हुई चीज़ को जब आप बाज़ार में बेचने जाएंगे तो जब आपको मिली थी उसकी वैल्यू ज़ीरो, जब आप बाज़ार में बेचने जाएंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट। जितने की भी बेचेंगे वो प्रॉफिट, इसमें से ज़ीरो वैल्यू माइनस, क्योंकि आपने ख़रीदी तो थी नहीं वो, तो जितने का प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा उसकी फिर कैलकुलेशन है कि 1/3 आप उसमें से माफ़ है, आपको बकाया 2/3 के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, तो देना होगा टैक्स आपको। ये बात याद रखिएगा मेरी।
यहाँ माइनस मैंने नहीं देखा, ये कुछ लोगों को इस मामले में गलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ख़ास कानून या कोई चीज़ आपके नॉलेज में आए, मेरे जो सीनियर दोस्त हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके नॉलेज में हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, अगर आपके नॉलेज में हो तो मैं अपनी इस्लाह करना चाहूँगा, बराए मेहरबानी मुझसे भी शेयर करें। मैंने काफ़ी छानबीन की है इस बारे में और मुझे यही बात पता लगी है कि सर इनहेरिटेंस में गोल्ड डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डालते हैं और उसको फ्यूचर में आपको सेल करना पड़ता है तो सर आपका प्रॉफिट सारा का सारा एग्जैम्प्ट नहीं रहता, टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा जी, कैपिटल गेंस। कैपिटल गेन में सर ये हमारी बात सामने आगे सारी की सारी आगे, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अदर सोर्सेज। इसके अलावा फिर जो भी सोर्सेज हैं, हमने कोई जनाब इजाद की चीज़ या किताब लिखी है, इशफाक साहब हैं उनकी किताबें बिक रही हैं, तो उसकी कोई रॉयल्टी बनती होगी, तो रॉयल्टी की इनकम यहाँ आनी है। कोई प्राइज पॉन्ड हमारा निकल आया है, उसका जो पैसा है उसकी इनकम यहाँ आनी है। अच्छा, ये सारी बातें अगर यहाँ आनी है तो उसका मतलब नहीं इस पर टैक्स नहीं लगना, यहाँ आनी है और यहाँ के मुताबिक टैक्स लगना है। अब यहाँ के मुताबिक टैक्स लगने के दो तरीके होने हैं। खैर मैं अभी यहाँ बता देता हूँ क्या क्या है। प्राइस बॉन्ड निकल आया है, कोई रॉयल्टी है, कोई आपका जो है वो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से आ गई है कमाई, कोई इस तरह से चीज़ें आ गई हैं जो आपकी ऊपर वाले किसी हेड में नहीं गिनी तो वो यहाँ के अदर सोर्सेज में गिर जाएंगी। यहाँ पर हम इनकम को क्लब कैसे करते हैं किसी ना किसी हेड में, इन 5 हेड में सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सॉरी बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, हम किसी ना किसी हेड में इसको क्लब ज़रूर करते हैं, हम उसको पहचानते हैं किसी हेड से। अब हर ट्रांजैक्शन अपनी एक पहचान भी रखती है, तो जो अपनी एक पहचान रखती है उसके मुताबिक देखा जाएगा क्या टैक्स के कानून में उसको वो अपने कानून के अंदर टैक्सेबल भी रखती है कि नहीं रखता। मतलब क्या वो उस पर टैक्स लगाता भी है या उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके बारे में कह रखा है कि नहीं मैं इस पर टैक्स लेना ही नहीं चाहता, हम इसको टैक्स के कानून से मिनहा ही कर देते हैं। तो ये जो रिजीम्स हैं ये इस मिनहा या उस कानून के हिसाब से बनी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे कानून वही है। अगर कोई इनकम, कोई कमाई जिसके बारे में कोई ट्रांजैक्शन, चाहे वो ज़मीनी ताल्लुक हो कि जी अगर जाके जी वो हमारा जो एक्सपोर्ट जोन है, अगर आपने एक्सपोर्ट जोन में जाके ये अगर इदारा लगाया तो 20 साल तक हम आपकी कमाई में से टैक्स नहीं लेंगे। फ़लानी कमाई है जी, अगर आपने सर्विसेज जो हैं वो आईटी की सर्विसेज हैं वो अगर आपने मुल्क से बाहर बेची, मुल्क के अंदर अगर आप बेचेंगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे। अगर आपने मुल्क से बाहर बेची और पैसे बैंक के ज़रिए पाकिस्तान मंगवाए तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे जी, एग्जैम्प्ट है। ना सिर्फ टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे हिसाब भी नहीं पूछेंगे। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है हम आपसे हिसाब भी नहीं पूछेंगे। हिसाब नहीं पूछने का क्या मतलब है, वो टैक्स के कानून का सवाल ही नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये है कि वो आप हमारी ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर निकाल दिया, तो वो ज्यूरिसडिक्शन से ही बाहर निकाल देते हैं। ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं हदूद अरबे को, पावर, हमारी टैक्स के कानून की पावर से ही बाहर निकाल देते हैं उसे। ठीक हो गया जी। और ना काबिल सवाल हो जाता है उसके ऊपर, मतलब जो भी कमाई आई बस ठीक है, लिख दी हमने रिटर्न के अंदर कि ये हमारे पास एग्जाम्प्ट कमाई आई है, बस सवाल हमारे से कोई ना पूछे। उसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, कोई किसी किस्म का सवाल नहीं हो सकता। अच्छा, टैक्सेबल कमाई वो है जिसका सवाल हो सकता है, जिसका हिसाब किताब मांगा जाएगा, जिसके बारे में कैलकुलेशन भी होनी है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट भी होना है। अब टैक्सेबल कमाई हमारा सवाल है इस ऑर्डिनेंस के तहत, एग्जाम्प्ट हमारा सवाल नहीं है। जिस कमाई को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एग्जाम्प्ट कह दिया है उसके बारे में किसी किस्म का सवाल नहीं होना। किसने नहीं करना? कमिश्नर ने नहीं करना। किसने नहीं करना? ऑर्डिनेंस ने नहीं करना। तो वो आपकी फ्री कमाई है, आप जहाँ मर्जी ले जाएं उसको। एग्रीकल्चर की कमाई एग्जाम्प्ट हो जाती है इस कानून के तहत अगर सूबे में उसने उसके मुताबिक टैक्स दिया हुआ हो। अगर वहाँ नहीं दिया तो फिर यहाँ टैक्स देना होगा। अच्छा जी, अब हम समझते हैं रिजीम। रिजीम वैसे कहते हैं शहर, मुमलिकत, मेथड ऑफ गवर्नेंस, रिजीम इसको कहते हैं। तो यहां पर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स या तो नॉर्मल होगा या फाइनल होगा, दोनों में से एक होगा। नॉर्मल में दो मेथड और हैं कि दो ब्लॉक्स बन सकते हैं, एक मिनिमम का ब्लॉक बन सकता है और एक सेपरेट का ब्लॉक बन सकता है, लेकिन होगा वो नॉर्मली। और फाइनल जो है, फाइनल बिल्कुल एग्जैम्प्ट बन जाएगा कब? जब आप उसका टैक्स अदा कर देंगे।
जैसे ही आपने उसका टैक्स अदा किया, उसके बाद उसकी सारी की सारी ट्रीटमेंट कैसे होने लगेगी? एग्जेम्प्ट की तरह होने लगेगी। कैसे? इसकी अदायगी का सिंपल सा मतलब ये है कि जो इसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनी, जैसे ही अदा हुई, वो फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी था, और जैसे ही वो पे हो गया, अब ना इसका कोई प्रॉफिट, किसी लॉस, किसी भी और इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है, ना ही इसके डाल के हम कोई स्लैब कैलकुलेट कर सकते हैं, ना हम इसको कहीं और लेके जा सकते हैं, ना इसका ऑडिट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एग्जाम्पल वाली कहानी में चली जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपना नॉर्मल इनकम की तरफ। नॉर्मल इनकम की कहानी में आप यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लें, उसके बाद हम इसकी डिटेल में चले जाएंगे। Normally, it is assumed that the income are combined as one tax liability and calculated according to the slab rates. अब slab rates को समझ लें। slab rates क्या होते हैं? ये जी हमने फर्स्ट शेड्यूल में सैलरी वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए दो स्लैब्स दे रखे होते हैं। स्लैब्स का मतलब होते हैं कि अलग-अलग से सीढ़ियाँ बना कर दी हुई हैं। अब दो सीढ़ियाँ क्या हैं जी, ये भी समझें। टैक्स का कानून थोड़ी कमाई वाले के ऊपर थोड़ा टैक्स लगाता है और ज़्यादा कमाई वाले के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाता है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगर थोड़ी कमाई है तो टैक्स का रेट भी कम है, अगर कमाई इससे भी कम है तो टैक्स है ही नहीं, रिटर्न भरने की भी ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के केस के अंदर 3 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न भरने की ज़रूरत है, लेकिन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक बात और भी क्लियर होगी कि टैक्स देना और रिटर्न भरना, रिटर्न खाते जमा करने को कहते हैं, और रिटर्न और टैक्स देना टैक्स की बात अलग है। चलें आगे आ जाता है। जितना कम कमाई है उतना कम टैक्स का रेट है, जितनी ज़्यादा कमाई है उतना टैक्स का हिस्सा भी ज़्यादा जो हुकूमत को देना है। ये बात समझ में आ गई आपको जी? यहाँ आप ये समझ लें जी, अगर 6 से 12 लाख रुपए है तो 2.5% देना है आपने किसका? 6 लाख से ऊपर। मतलब पहला 6 लाख फिर भी माफ़ी रहेगा। ये वाला 6 लाख जो माफ़ किया था 0% था, ये फिर भी माफ़ी रहेगा अगले 6 लाख के ऊपर। मतलब 7वें लाख से अगला जो है ना 2.5% स्टार्ट होगा। अच्छा जी, फिर 12 लाख से 24 लाख तक, ये पिछले 6 लाख रुपए तक का आप 2.5% कैलकुलेट करें, 15,000 बनेगा। और 15,000 के बाद जो आपका 12 लाख से ऊपर, मतलब अगला 12 लाख जो है उसके ऊपर 12.5% टैक्स है। ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब ये फैसला करना कि कौन सा सैलरीड पर्सन है, कौन सा नॉन सैलरीड पर्सन है, वो आप यही देख लीजिए कि एक नॉर्मल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे क्राइटेरिया इस वक्त सही में याद नहीं है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, कि अगर किसी की इनकम जो है वो सैलरीड की 75% तक है, या मुझे जहाँ तक पुराना याद है कि 50% से ज़्यादा है, तो बिज़नेस इनकम से टोटल इनकम जो है वो 50% से ज़्यादा है सैलरीड की, तो वो सैलरीड है, वरना बिज़नेस इनकम अगर ज़्यादा है तो बिज़नेस है। लेकिन ये मैं क्राइटेरिया इंशाल्लाह अपनी ना कमेंट्स में कोशिश करता हूँ कि वहाँ सही करके डाल दूँ। खैर, स्लैब रेट्स ये है जी। अब स्लैब रेट्स के अंदर ये वाला जो 2.5%, 12.5%, ये क्वेश्चन रह जाता है कि ये कौन सा चूज़ करना है। यहाँ तक का मसला तो हमारा हल हो जाता है कि जनाब ठीक है, 24 लाख से तो ऊपर है, ये तो हमें समझ आ गया है, ये कौन सा स्लैब नंबर हमें यूज़ करना है। ये जो स्लैब है, इसको चेक करने के लिए हम सारी नॉर्मल टैक्स की इनकम्स को कंबाइन करते हैं। कौन कौन सी नॉर्मल टैक्स की इनकम? नॉर्मल टैक्स की इनकम जो है वो 5 हेड जमा सेपरेट ब्लॉक की इनकम जमा मिनिमम ब्लॉक की इनकम, सबको इकट्ठा करके ना हम एक दफ़ा टोटल कमाई बना लेते हैं। टोटल कमाई बनाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कमाई किस वाले स्लैब में आ रही है। इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। जब हमें स्लैब पता लग जाता है तो हम इसका रेट निकाल लेते हैं, ये वाला फिक्स जमा रेट निकाल लेते हैं। जब हमें ये पता लग गया, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस इनकम और इस इनकम को माइनस कर देते हैं। क्यों? इनके अलग-अलग रेट्स फ्राहम किए गए हैं। आइए इसको हम डिटेल से भी देख लेते हैं। अच्छा, एक सवाल छोटा सा ये देख लीजिएगा कि ये किस तरह होता है, कि हमें पता कैसे लगता है कि जनाब कौन कौन सा जो है वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, कौन सा मिनिमम में जाएगा। ये हमें हर साल बजट में पता लगता है, और मे बी और हर साल फाइनल में जाएगा, ये हमें हर साल बजट में पता लगता है। और ये मुमकिन है कि हर साल ये डिफरेंट हो, और ये भी मुमकिन है कि मिनी बजट के अंदर हर दफ़ा इसका चेंज आ जाए। तो ये इसके लिए आपको एज ए कंसल्टेंट बड़े होश में रहना होगा। ये रिजीम्स हैं जी, नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स ब्लॉक एंड सेपरेट ब्लॉक।
नॉर्मल टैक्स रिजीम। यही बात मैंने आपको सारी समझा दी है यहाँ पे कि ये पांचों हेड मिलाएंगे आप, जमा वो 2 मिलाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। मिनिमम टैक्स क्या है जी? मिनिमम टैक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस कमाई पर, यानी कि मिनिमम टैक्स की कमाई पर कम से कम जितनी की जानी चाहिए इसके रेट फराहम कर दिए जाते हैं। मतलब जितना टैक्स मिनिमम लेना है इस कमाई में से, उसके तो वो रेट अलहदा से दे देता है, कहते भाई इतना तो मैंने लेना है। स्लैब के मुताबिक अगर इस कमाई के ऊपर उस मिनिमम से ज़्यादा टैक्स बन गया, स्लैब लगाया, स्लैब मैंने अभी आपको बताया ना कि स्लैब ढूंढते हैं हम, स्लैब लगा के इस कमाई के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं, और फिर चेक करते हैं कि जनाब इस कमाई के ऊपर कितना टैक्स आया, और वो जो यहाँ रेट दे रखा है वो अलग से लगा के भी देख लेते हैं। अगर दोनों में से ज़्यादा रेट आया है किसी का, जौन सा ज़्यादा आएगा उस पर लगेगा, और अगर कम आ गया है स्लैब वाला या लॉस आ गया है टोटल इनकम में, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, इतना टैक्स तो आपने मेरा देना ही था। इसके समझाने के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने दिया किसी को 5,000 का नोट, उसने आपको दिया 500 रुपये के नोट, उसने कहा सर जी गिन लें, ज़्यादा हो जाए तो वापस कर दीजिएगा, कम हो जाए तो चुप कर दीजिएगा। ये वो वाला हिसाब है कि मतलब इतने तो आपने मुझे देने ही हैं, मिनिमम इतना तो टैक्स आपने मुझे इस इनकम का देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए। जैसा कि इसकी एक मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको और देता हूं, जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि सेक्शन 113 में कहा गया है जिस किसी ने टोटल सेल या टोटल सर्विसेज या टोटल रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो उन्होंने एक रेट्स दे रखे हैं 0.25 पॉइंट ये इस रेट के इतने % मिनिमम टैक्स देना है। फिर वो साल के आखिर के अंदर कहते हैं कि जनाब आप चेक करें साल के आखिर में, अगर आपका इनकम का टैक्स नॉर्मल टैक्स इस पॉइंट वाली इनकम से ज़्यादा बन जाता है तो वो दे दे, मतलब ये वाला पहले ठीक है जितना आ गया, बकाया जो रिमेनिंग बचता ना वो भी दें। तो ये मिनिमम टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। और साल के आखिर में कमाइयों को मिलाकर अगर स्लैब बढ़ जाता है, जाने की वजह से किसी की कमाई का टैक्स बढ़ गया, तो इस पर ज़्यादा टैक्स देना होगा, और अगर नुकसान हो गया तो कम से कम जितना वापस नहीं मिलेगा, यानी इस कमाई। अच्छा, इसके अंदर एक बात और भी याद रखें कि मिनिमम टैक्स नॉर्मली का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिनिमम टैक्स से ही एडजस्ट होता है, नॉर्मल इनकम टैक्स से एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब ये आपकी अगर नॉर्मल टैक्स में, वो यानी कि ऊपर वाले नॉर्मल टैक्स में, आम नॉर्मल टैक्स में अगर आपका रिफंड आ रहा है, या अगर आपका नॉर्मल टैक्स में अगर टैक्स की पेमेंट आ रही है और इसमें आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट की हुई आ रही है, तो दोनों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते नहीं आपने इतना दिया ही दिया होगा, बेशक आपका इसमें लॉस आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल इसका जो प्रॉफिट आएगा ना, मिनिमम टैक्स का जो प्रॉफिट आएगा उसमें एडजस्ट कर लेना, इसको आप नॉर्मल इनकम के साथ नहीं एडजस्ट कर सकते। सेपरेट ब्लॉक की कहानी ये है कि सेपरेटली खाना बनाएं। वैसे इसने जाके वहाँ पर स्लैब की कैलकुलेशन, स्लैब को ढूंढने में मदद ज़रूर कर देनी है जमा होके, लेकिन इसके ऊपर रेट वो नहीं लगेगा। इसका रेट इन्होंने अलहदा से दे रखा है और इसकी कैलकुलेशन अलहदा ही होनी है, इसका टैक्स भी उसके अपने रेट के हिसाब से ही होना है, और वही उसके हिसाब से होगा, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, बस यही रेट देना है। जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने कह रखा है कि जनाब आजकल का रेट है जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का, कि अगर आपने जनाब पहले साल में बेचा तो आपको 15% आपने देना है अपने प्रॉफिट का। गेन आया 1 करोड़ की ली, 2 करोड़ की बेच दी, 1 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, 15 लाख रुपए टैक्स दे दो। सिंपल, आपने बकाया जैसे भी करना करें, लेकिन आपने अपनी टोटल कमाई में ये वाला 1 करोड़ पूरा ऐड करके उधर स्लैब रेट कैलकुलेट करवाना है, फिर माइनस करके इसके ऊपर 15% लगा लेना है। स्लैब रेट वहीं के हिसाब से कैलकुलेट होगा। एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी सारी कमाइयाँ और सारी शामिल की, साथ आपने वो 1 करोड़ रुपये शामिल करके देखना है कि स्लैब रेट बना कौन सा है, ये वाला बना है कि ये वाला बना है कि ये वाला बना है। रेट यहाँ से पता कर लेना है, फिर इसको छोड़ देना है आपने, फिर आपने इसको छोड़ देना है, बकाया कमाइयों के ऊपर वो लगा लेना है, इस पर भी वो लगाना है, मिनिमम वाली पे भी वो लगाना है, रेट लगा के चेक करना है कि कितना टैक्स आया इस पर, इसके ऊपर आ गया ज़्यादा टैक्स तो आपने ज़्यादा देना है, इस वाले को माइनस करके जो पहले कट गया था इसमें से।
जो मिनिमम टैक्स इसमें से ऑलरेडी पे कर दिया था वो माइनस कर दें, क्योंकि नॉर्मली मिनिमम टैक्स होता है एडवांस कट चुका होता है। अच्छा जी, सेपरेट ब्लॉक हो गया। फाइनल टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जी पहले से पहले जितना दे चुके हैं उतना दे चुके हैं। इसका दीगर कमाई से मिलना नहीं होना, कोई किसी किस्म का इसको फ़ायदा नहीं होना, कमाई का रिकॉर्ड, अच्छा इसका रिकॉर्ड रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इस कमाई का ऑडिट भी कोई नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको ये साथ मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल है मैं अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो गया हूँ। अक्ल कुल सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। फिर से वही रिक्वेस्ट, अनयूज़फुल चैनल जिसको आप 3 से 4 दिन हो गए हैं खोल के नहीं देखा, बशमूल मेरा चैनल, बराए मेहरबानी उसको जाकर अनसब्सक्राइब कर दें। अगर किसी चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रोडक्टिव चीज़ ला रहा है, सिर्फ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और फिर उसको आए दिन देखें भी सही, उसके नोट्स भी बनाएं, उसके साथ पर्सनली कॉल भी करें, टच भी करें उसको, बंदे को, और उसके साथ लिंक बनाएं ताकि कोई ताल्लुक पैदा हो आपका और आप उसके साथ डील कर सकें। ऑब्वियसली हम बिजनेसमैन हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास क्लाइंट्स आएँ। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप हमें क्लाइंट्स ना दें, हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन हमें क्लाइंट्स से भी ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स चाहिए होता है। यहाँ क्वेश्चंस आप पूछिए, चीज़ें पूछें, आप हमें तंग करें, हम आपसे ख्वाहिशमंद हैं कि आप हमें तंग करें। जितना अच्छा आपका फीडबैक होता है हमारे लिए ये बिल्कुल लहू का काम करता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ मोइज़ हसन आपसे इजाज़त चाहता है। फिंचिनी कंसल्टिंग को अगर आप पसंद करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया। इसको जितना आप शेयर करेंगे तो उनको कीजिएगा जो आपको लगता है कि जिनको इसका फ़ायदा भी होगा, हर किसी को मत कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।